आज दिन है शहीदों को श्रद्धांजलि देने का और इस संबंध में अपने सरकार के पिछले एक साल के क्रियाकलापों के आकलन करने का। हमारे साथ हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हमारे साथी सुप्रिया श्रीनेत जी। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आपको ब्रीफ करें। सुप्रिया जी। आप सबको मेरा नमस्कार। विनीत जी और प्रणव जी, मैंने आपको स्टेटमेंट भेज दिया, अगर आप उसको आगे सबको फॉरवर्ड करना चाहें। एक सेकंड बस दीजिए मुझे। आप सबको मेरा नमस्कार। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और एक इम्पोर्टेंट विषय पर हम आज बात करने के लिए आपके सामने आए हैं। आज 1 वर्ष हो गया है जब हमारे जाबाज सैनिकों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। तो सबसे पहले तो कृतज्ञ राष्ट्र और कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे हम सब लोग उनकी पहली पुण्यतिथि पर उन सब जाबाजों को, अपने वीर सैनिकों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, क्योंकि 1975 के बाद ये पहली बार लद्दाख बॉर्डर पर हमारे सैनिकों को अपनी शहादत देनी पड़ी। और इसका क्या सिला दिया जा रहा है, ये बात उठनी आज बहुत जरूरी है। लद्दाख बॉर्डर पर चीन के साथ तनाव को आज 13 महीने से ऊपर हो चुके हैं। 11 बार कोर कमांडर लेवल की वार्ता हुई है, तमामों बार डिप्लोमेटिक टॉक्स, कूटनीति वार्ताएं हुई हैं। लेकिन इस सब का क्या नतीजा है? क्या सरकार आज सवालों से भाग सकती है? क्या सरकार आज ये हिम्मत जुटा सकती है कि जो सवाल देश पूछ रहा है उन सवालों के जवाब दे? क्योंकि किसी ने भी अभी तक, कोई भी नहीं भूला है कि कैसे प्रधानमंत्री जी ने बिना पलक झपकाए बोल दिया था कि कोई घुसाई नहीं हुआ है, और उसको चाइना ने यूज किया ये कहने के लिए कि प्रधानमंत्री खुद ही बोल रहे हैं। लेकिन आज देश जानना चाहता है कि जब फरवरी के इस महीने में, इस साल, आपने पूरे गाजे बाजे के साथ डिसएंगेजमेंट, विस्थापना की जो चर्चा करी थी, जो विस्थापना का ढोल पीटा था पूरे गाजे बाजे के साथ, उसके बाद भी चीन आज कई महत्वपूर्ण जगहों पर, रणनीतिक जगहों पर घुसपैठ करके कैसे बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है? आज देश ये जरूर जानना चाहता है कि अपने पराक्रम और अपने शौर्य, अपनी इच्छा शक्ति के बल पर जब सेना ने कैलाश रेंज पर कब्जा किया, जिससे कि चाइना थरथराया, चाइना भयभीत हुआ, उस पर से सेना को क्यों हटा दिया गया? यह सवाल आज पूरा देश कर रहा है और पूरा देश जानना चाहता है कि आज भूभागीय अखंडता के साथ जो खिलवाड़ किया गया था, उसके लिए सरकार के पास आज क्या जवाब है। और हम पहले कुछ मुद्दे आपके सामने उठाएंगे और उसके बाद अपने सवाल जरूर पूछेंगे। जब ये सब कुछ हुआ, 13 महीने से यह तनाव चल रहा था, जब ये सब कुछ हुआ, कोर कमांडर लेवल की बातें हुई, राजनाथ सिंह जी की भी बात हुई, अजीत डोवल जी की भी बात हुई, एस जयशंकर जी की बात हुई, यथास्थिति बनाने की बात पर पुरजोर जोर दिया गया था। हर विशेषज्ञ ने कहा, सरकार ने भी माना, हम यथावत स्थिति बनाएंगे, स्टेटस को एंटे, अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति बनेगी। अब हम जानना चाहते हैं कि ऐसा कहने के बाद चीन को ढकेला क्यों नहीं गया है? पैंगोंग त्सो में भारतीय और चीनी सैनिकों के डिसएंगेजमेंट के 4 महीने बाद, कोर कमांडर लेवल की जो आखिरी वार्ता 2 महीने पहले हुई थी, उसके बाद भी चीन आज हॉट स्प्रिंग में, चीन आज गोगरा में, चीन आज डेप्सांग प्लेन में जबरदस्त तरीके से घुसपैठ करके बना हुआ है। और ये स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। एलएसी के करीब 18 किलोमीटर अंदर तक डेप्सांग के प्लेन्स के वाई जंक्शन, जहां पर चीन पहले 2013 में घुसा था और वहां से हमने खदेड़ दिया था, उस वाई जंक्शन में फिर से चीन ने घुसपैठ कर ली है और भारत सेना को अपने पेट्रोलिंग पॉइंट 10, पेट्रोलिंग पॉइंट 11, पेट्रोलिंग पॉइंट 11A, 12 और 13 तक पेट्रोलिंग करने से रोक रखा है। इससे जो डीबीओ, जो दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी है, उसको भी खतरा, और यहीं से आपूर्ति होती है सियाचिन के हमारे सैन्य शक्ति को। तो 2 चीजें अभी तक मैंने बोली है। स्टेटस को एंटे करने की बात थी, चीन को धकेलने की बात थी, लेकिन आज भी डिसएंगेजमेंट होने के बाद भी चीन जबरदस्त जगहों पर, महत्वपूर्ण जगहों पर बैठा हुआ है, चाहे वो डेप्सांग हो, जिसका बाई जंक्शन की मैं बात कर रही हूं, चाहे वो हॉट स्प्रिंग हो, चाहे वो गोगरा हो। तीसरी बात, और ये मुद्दा बहुत जरूरी है, सेना ने अपने बल पर, अपने शौर्य, अपने पराक्रम के चलते कैलाश रेंज पर कब्जा किया और इससे चीन घबरा गया था।
लेकिन बजाय कि सेना के साथ खड़ा हुआ जाए, सरकार ने सेना को ही पीछे वहां से ढकेल दिया। पहले ही राउंड में सरकार ने सबसे पहले वहां को, उस जगह को खाली करने की ठान ली। जबकि यह सच है कि हर व्यक्ति ने, हर विशेषज्ञ ने, हमने बार बार कहा था कि चीन नाक रगड़ने को मजबूत हो जाएगा अगर हम कैलाश रेंज पर जमे रहे। हमारे पास यह सबसे बड़ी बार्गेनिंग चिप थी, लेकिन हमने अपनी बार्गेनिंग चिप को पहले ही राउंड में स्वाहा कर दिया और हमने कैलाश रेंज, जिस पे बड़ी बढ़त हासिल करी थी हमारे सैनिकों ने अपने शौर्य पराक्रम से, उसको खाली कर दिया। और उसी के चलते चीन आज धृष्टता दिखा रहा है और बाकी जगहों को खाली नहीं करा। उनको तो जो चाहिए था वो पहले ही राउंड में मिल गया। और इस बीच, ये चौथी और इंपॉर्टेंट बात है, इस बीच एलएसी पर बड़े बड़े फोर्टिफिकेशन किए हैं चीन ने एयर स्ट्रिप बनाई है, तमामों एयरबेस बनाए हैं, तमामों एयरफील्डों का अपग्रेड किया है, अस्पताल बनाए हैं। चीन लगातार सैन्य कार्रवाई कर रहा है, तमाम हवाई कार्रवाई कर रहा है। इस बीच ये सब हो रहा है। चीन ने इस बीच अरुणाचल में 100 घरों का एक गांव तक बसा दिया, जिसको कि अब वो कहते हैं डिस्प्यूटेड टेरिटरी, लेकिन इस टेरिटरी को हम अपना मानते हैं। उस टेरिटरी में चीन ने गांव तक बसा दिया। मोदी सरकार ने पैंगोंग त्सो लेक के उत्तरी छोर पर फिंगर 4 से हमारा पोस्ट उठाकर फिंगर 3 पर पीछे ढकेला। ये जरूरी सुनिएगा, हम पेट्रोलिंग फिंगर 8 तक करते थे और हमारा पोस्ट फिंगर 4 पर था। उस पोस्ट को पीछे फिंगर 3 पर कर जो बफर जोन है वो हमने फिंगर 3 से फिंगर 8 में अपनी भूमि पर बना ली। तो हमने अपनी सरजमी पर फिंगर 8 और फिंगर 3 के बीच में बफर जोन बना ली। मतलब हमने एलएसी और अंदर खींच लिया, हमारा एलएसी तो और बाहर था। गलवान में जहां हमारे सैनिकों ने भारत की सरजमी की रक्षा करते हुए शहादत दी, वहां पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से हमारी सेना को पीछे क्यों हटाया गया? उनकी शहादत का क्या मतलब है? जिस जगह उन्होंने शहादत दी वहां पर हम पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं। और चीन ने हमारे साथ सार्वजनिक वार्ता का पाखंड किया, लेकिन यह भी सर्वविदित है कि 1000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर उन्होंने इस दौरान नियंत्रण हासिल किया है। अब सरकार की कुछ असलियत सुन लीजिए। ये तो सैन्य जहां पर दिक्कतें हो रही है वहां की बातें। सरकार ने सेना के साथ खड़े रहने के बजाय सुनिए क्या किया। हॉट स्प्रिंग, गोगरा, डेपसांग से तो निकाल नहीं पाए, एयर स्ट्रिप भी बन रही है वहां पर चीन की अपने ही बफर जोन में। जो बफर जोन थी वो अपनी ही सरजमी, अपनी ही धरती में बना के एलएसी को भी अंदर घसीट लिया। लेकिन बजाय सेना के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े रहे और सेना का बल और शौर्य और पराक्रम और उनका मनोबल बढ़ाए, सरकार ने फिर से झूठ बोला। लाल आंखें दिखाना तो दूर, चीन का नाम लेने से कतराते हैं मोदी जी। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये आंकड़े बता रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक मोदी सरकार ने चीन को क्या नुकसान पहुंचाया, ये अभी मैं आपको बताती हूं। चीन की आंख में लाल आंखें दिखाना तो दूर, भारतीयों की आंख में धूल झोंकी जा रही है। मौजूदा तनाव के चलते मोदी जी ने क्या किया? ऐप बैन किए। लेकिन चीन और भारत का व्यापार हमारे किसी भी बाकी देशों से सबसे ऊंचा 2020 में पहुंच गया। चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा 2020 में। और 2021 के पहले ही 5 महीनों में हमारे ट्रेड में, इंडिया और चाइना के ट्रेड में 70% की वृद्धि हुई है। 70% की वृद्धि पहले 5 महीनों में। ये लाल आंखें हैं मोदी जी की। ये बड़ा अजब तरीका है किसी को नुकसान पहुंचाने का, बड़ा अजब तरीका है किसी को पाठ पढ़ाने का। इसकी असलियत मोदी जी ही बयां कर सकते हैं। बेचारे भक्त टीवी और मोबाइल फूंक रहे हैं चाइना में बने हुए, मोदी जी यहां पर व्यापार करते जा रहे हैं। और 70% की वृद्धि सिर्फ 5 महीनों में हुई है। पिछले साल तो चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर बन के उभरा था। कथनी और करनी में अंतर है। ये ऐप बैन करते हैं, लेकिन चीनी निवेश और चीनी कंपनियों को आने की पूरी अनुमति है। 8 जून को वित्त मंत्रालय द्वारा एक पत्र जारी किया गया और मैं उसको कोट एंड कोट पढ़ रही हूं। उसमें लिखा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बिडर्स हैं, जो बोली लगाने वाली कंपनियां हैं, भारत के साथ जिन भूमि सीमा साझा करने वाले देश हैं, उनकी किसी भी संस्था, उनकी किसी भी कंपनी के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, प्रौद्योगिक हस्तांतरण की व्यवस्था कर सकती है। इस पर कोई रोक नहीं है। इसका लब्बो लबाब यह है कि अगर कोई चीन की टेक्निकल कंपनी चाहे
तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अब आ सकती है। इस पर पहले की तरह अब कोई रोक नहीं है। ये वक्तव्य वित्त मंत्रालय का 8 जून को आया है। तो आंख दिखाने के बजाय यहां तो नैन मटक्का हो रहा है। दिक्कत की बात यह, हमारे सैनिक अपनी शहादत दे रहे हैं, हमारे सैनिक सर्वस्व न्यौछावर करके हमारे बॉर्डरों को सुरक्षित करने की बात कह रहे हैं, और यहां पर चीन के साथ व्यापार को जबरदस्त बढ़त दी जा रही है। चीन ने इस साल 2020 के बाद इस साल अपने बजट में 6.8% की बढ़ोतरी करके $209 बिलियन खर्च करने का मन बनाया, और हमने अपने रक्षा बजट को मात्र 1.4% से बढ़ाया, जो कि सिर्फ 4.78 लाख करोड़ है। जबकि पिछले साल भारतीय सेना ने करीब 21,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्चा किए थे, तो अगर उसी को बढ़ा देते तो बजट ज्यादा बढ़ जाता। मोदी जी की चीन के साथ प्रतिआत्मीयता जो है वो सार्वजनिक है। इस केमिस्ट्री की दलील उन्होंने स्वयं दी है। वो भारत के अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 18 बार चीन के प्रमुखों के साथ वार्ता किए हैं। साबरमती के तट पर उन्होंने झूले झूले हैं, महाबलीपुरम में उन्होंने गलबैया करी है, वो सब किया है। लेकिन क्या मोदी जी ये बताएंगे कि चीन के साथ निपटने की उनकी रणनीति आखिर क्या है? और इसीलिए हमारे सिर्फ और सिर्फ 10 सवाल हैं मोदी जी से, और ये सवाल हम नहीं दोहरा रहे हैं, ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं। आज जाबाजों की बरसी पर यह सवाल पूरा देश आपसे पूछ रहा है, मोदी जी, आखिर 20 जाबाजों सैनिकों की शहादत का बदला हम कैसे लेंगे, कब लेंगे? स्टेटस को एंटे की स्थापना, यथावत स्थिति अप्रैल 2020 की कब और कैसे स्थापित होगी? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, विस्थापित होने के 4 महीने बाद, डिसएंगेजमेंट के 4 महीने बाद, कोर कमांडर मीटिंग के 2 महीने बाद हॉट स्प्रिंग, गोगरा, डेप्सांग में चीनी सैनिक क्यों बना हुआ है? उसको कब खदेड़ा जाएगा? उसके बारे में क्या नीति है? इस पर क्या बात हो रही है और कैसे बात हो रही है? हमारा तीसरा सवाल है, जिस कैलाश रेंज पर हमारी सेना ने कब्जा किया था और जिससे चीन घबराता था, अपने समझौते में उस रेंज को से सेना को क्यों हटाया गया? कैसी जल्दी थी, क्या आतुरता थी, और क्यों इतनी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हमने छोड़ी? हमारा चौथा सवाल है, पैंगोंग त्सो लेक के उत्तरी छोर पर फिंगर 4 से हमारी पोस्ट को फिंगर 3 पे पीछे हटाकर और बफर जोन 8 और 3 के बीच में बनाकर हमने बफर जोन अपनी सरजमी पर क्यों बनाई? हमने एलएसी को और अंदर क्यों घसीट लिया? गलवान वैली, जहां पर हमारे सैनिकों ने यह शहादत दी थी, वो निहत्थे थे, उन्होंने फिर भी अपने जान की बाजी लगा के शहादत दी, खदेड़ा वहां से। वहां पर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से हमारी सेना को पीछे क्यों हटाया गया? हमारा छठा सवाल है कि जब चीन के साथ मोदी जी की गवर्नमेंट बात करती है, जब सरकार की बात होती है, तो बलवान घाटी में होने वाले हमले का स्पष्टीकरण और जवाब क्या मांगा गया? और क्या चीनियों ने स्वीकारा कि इसके चलते इस उल्लंघन के परिणाम स्वरूप शांति समझौता टूटा है? यह जरूरी सवाल है और डिप्लोमेटिक हैसियत से यह बहुत जरूरी सवाल है। सरकार ने 2018 में माउंटेन स्ट्राइक कोर जो हमने लाया था कि इससे हमारे बॉर्डर सुरक्षित होंगे, उसको ठंडे बस्ते में क्यों डाला? हम एक बहुत जरूरी सवाल पूछना चाहते हैं। थोड़े दिनों पहले सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने राष्ट्रीय हितों के विपरीत बयान देते हुए भारत को हमलावर के रूप में प्रस्तुत किया था। यह एक अक्षम्य अपराध है, यह देशद्रोह है। इस पर प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं? एक मौजूदा मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे कर सकता है? और अगर ऐसा है और प्रधानमंत्री जी इसकी भर्त्सना नहीं कर रहे हैं, तो क्या यह सरकार का आधिकारिक बयान माना जाएगा? क्या राष्ट्र हित के इतने विपरीत काम होगा? हम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उन फैमिलीज के बारे में, उन परिवारों के बारे में पूछना चाहते हैं, शहीदों के बारे में। उनको स्थापित करने की कोई नीति है? उनके परिवारों के सहायता के लिए किस नीति का पालन किया गया है? और इस मामले में क्या उसका ईमानदारी से निर्वाह हुआ है? क्योंकि बहुत सारी जगहों से ऐसी कहानी आ रही कि वो लोग कह रहे हैं कि इतने पैसे में कहां गुजर बसर होगी पूरी जीवन की। और जो जिन लोगों की शहादत हुई वो ज्यादातर जवान सैनिक थे, कैसे उनके परिवारों का गुजर बसर होगा? तो क्या शहीद परिवारों की सहायता के लिए कोई स्थापित नीति है और इसका क्या ईमानदारी से पालन किया गया है? और अंत में प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं पुनः सवाल करते हैं हम, क्या उनकी बहुचर्चित निजी संपर्क का,
शीर्ष चीनी नेतृत्व के साथ स्पष्टीकरण मांगने में इस्तेमाल किया गया है, और अगर ऐसा नहीं किया गया है तो इस केमिस्ट्री, इस आत्मीयता, इस अपनेपन का क्या फायदा है? हमारी मांग तो है कि प्रधानमंत्री जी जो चीन का नाम लेने से कतराते हैं, इन वीर सैनिकों की शहादत को व्यर्थ ना होने दें, चाहे आर्थिक रूप से, व्यापारिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सैन्य कार्यवाही के माध्यम से चीन को एक कड़ा सबक सिखाना बहुत जरूरी है। I will make a very, very brief statement in English, though we will share the press release with you. It is a year, exactly a year, since the supreme sacrifice of 20 of our brave hearts who sacrificed their lives while defending our motherland in the Galwan Valley. And an entire nation pays homage to the supreme sacrifice and to them putting the nation before anything else and defending it at all costs, despite even being unarmed. Of course, the Prime Minister's reaction after the supreme sacrifice, when he said there is no intrusion, koi ghusa hua nahi hai, is deplorable. He has still not apologized and asked for forgiveness from the families of these martyrs, let alone the country. But today, some very important questions arise. And in February, the government had decided to disengage. Headlines were being chased, everybody was talking about it. But even then, defense experts, the opposition, armed men had said, our men in uniform had said, you cannot take China at face value. Do not give up your biggest bargaining chip. They will not go away, just like what they did in Doklam. They retreated from the flashpoint, but they continue to fortify the entire plateau. And that's exactly what seems to be happening here. There are 4 or 5 things that I would like to bring to your notice, and then of course we'll go to our questions. The intention always has been to restore status quo ante as of April 2020. That has not happened. China continues to occupy areas like Hot Spring, Gogra, Depsang, and in fact in Depsang, the Bai Junction, which is very crucial, they were pushed back from there way back in 2013 when they had come in. And now once again, they're occupying that. They are blocking our patrolling at patrolling point 10, 11, 11A, 12, and 13. And this also threatens the DBO airstrip from where our supplies to Siachen happen. We also would like to bring to your notice that Kailash Range was occupied by the Indian armed forces thanks to their valor and courage. This was our biggest bargaining chip. China was scared, it was running helter-skelter, and we gave up our bargaining chip in the first round itself, and which is perhaps why China is refusing to vacate any other position that they occupy. China has built fortifications, airstrips, airfield, airbase in that area. They have upgraded some of those structures. They have set up an entire village in our territory of about 100 houses in Arunachal. And instead of pushing them away, we retreated. We pulled our post from finger 4 to finger 3. We built a buffer zone between finger 3 and finger 8, which is within our territory. So we have effectively pulled in the LAC instead of extending it beyond. Galwan Valley, where our brave hearts died, patrolling point 14, we have given up that patrolling point. One doesn't understand why. And instead of teaching China a lesson, the Prime Minister tried to garner headlines by first banning apps, but the Chinese trade in India continues to flourish. In 2020, China was our largest trading partner. In 2021, the first 5 months of 2021, our trade with China has grown up by 70%. On the 8th of June, the Finance Ministry has issued a notification which says that technology transfer can happen from any company, from any of our adjoining neighbors in infrastructure projects. Effectively, Chinese technology companies can enter infrastructure projects now from which they were hitherto barred. India's defense expenditure continues to be minuscule. It has risen by only 1.4%, whereas China has risen it by 6.8%. This despite the fact that India spent almost 21,000 crore rupees extra last year, and at least this should have been taken into consideration. So we have very basic questions. Our questions is, what about status quo ante? When will that be established? What about the disengagement that's happening?
And if it is disengagement, why is Hot Spring, Gogra and Depsang seeing Chinese occupation? Why did we move away from the Kailash range, giving up our biggest bargaining chip? Why did we build the buffer zone in our old territory and shifted the post back from finger 4 to finger 3? We also want to ask that in your talks with China, did you bring up the fact that because of the aggression that they shown in the Galwan Valley, they single-handedly broke the peace accord, the peace agreement? We also want to ask, why has the Mountain Strike Corps been disbanded? We want to ask, why was a senior minister in the government of India, did he say that India is the aggressor? And is this not against our own interest? And what action has been taken against him? And if no action has been taken against him, which prima facie it hasn't been, does the government of India subscribe to his views? Because this is absolutely anti-national. It could be seditious, actually. And we also want to ask, what is the established policy as far as the families of these war veterans are concerned, as far as the families of these 20 martyrs are concerned, and have that been followed to the T? Because many disturbing stories are coming from there, how they're finding it very tough to make ends meet. And in the end, I would only ask the Prime Minister that you talk about chemistry, you talk about your closeness with the Chinese leadership. Have you asked them for any sort of accountability as far as distorting the status quo is concerned? And if not, then what is your chemistry worth it? We only urge the Prime Minister to give up your ego, to give up your love for China, to talk tough, whether it's militarily, whether it's through economic measures, whether it is through business measures. Banning apps is not going to solve the problem. You have to hit China where it hurts. And that's economically, that's financially, that's with business. What you're doing right now is misleading the country after you, of course, had the audacity to mislead an entire nation. And you said after the supreme sacrifice that there is nobody who has entered our territory. That's all I will say. Your questions on this are welcome. Yes, I'll quickly take questions. Mohit Dubey from News Nation. Mohit ji, सवाल पूछे अपना. मोहित जी मुझे दिख नहीं रहा है. विनीत जी, उसमें 1-2 टाइपो हैं, मैं उसको करेक्ट करके भेजूंगी अभी आपको. 1-2 टाइपो हैं, मैं भेजती हूँ भी करेक्ट करके. कर लिया हम लोगों ने. अच्छा, सॉरी. हो गया. Okay. I don't know. I think he's probably dropped. He sent a question. In fact, he's written a question. If I can read it for you. His question is, गलवान में भारतीय पराक्रम के 1 साल गलवान के बाद कितना बदलाव हुआ है, और चीन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता. गलवान झड़प के 1 साल पूरे होने के बाद भी वो LAC पर युद्धाभ्यास कर रहे हैं. ये बिल्कुल सही बात है, और इसी बात के लिए रक्षा विशेषज्ञों ने, तमाम रक्षा के अधिकारियों ने, तमाम उन लोगों ने जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस देश की सुरक्षा के लिए कुर्बान कर दी, उन तमाम लोगों ने और विपक्ष ने भी आपको इस बात के लिए आगाह किया था कि चीन पर भरोसा मत कीजिए, चीन को फेस वैल्यू पे लेने की गलती मत कीजिए. लेकिन आपने किसी की नहीं मानी. पहले तो आप ये समझाते रहे कि कोई घुसा ही नहीं है, फिर सारी सरकार को आपके उस झूठ को सच साबित करने के लिए लगातार झूठ बोलना पड़ा, और उसके बाद आपने जो डिसएंगेजमेंट किया उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल करी कि जो हमारी सबसे बड़ी बार्गेनिंग चिप थी कैलाश रेंज, जिसको हमारी सेना ने हासिल किया था, उससे ही सेना को पीछे हटा दिया. और आज इसी के कारण चाइना आपसे घबरा नहीं रहा है. चाइना के ऊपर जो आप नुकसान कर सकते थे वो आप ऐप बैन करके कोशिश कर रहे हैं. चाइना के साथ आप अपना व्यापार बढ़ाते जा रहे हैं. तो मोदी जी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है. जब विपक्ष में थे तो लाल आंखों की बात करते थे, प्रधानमंत्री बनकर चीन का नाम तो लेते नहीं है, लाल आंखें तो दिखाना दूर की बात है. व्यापार 70% बढ़ा दिया इन्होंने 5 महीने में इस साल के. तो कथनी और करनी में चीन के साथ आप अंतर नहीं कर सकते. चीन लगातार, राहुल गांधी जी ने लगातार आपको आगाह किया था कि एक पैना दुश्मन है, इसको तरीके से निपटना होगा, पर आपको लगा कि सुर्खियां बटोरने से चीन समझ जाएगा और सुर्खियां बटोरने से चीजें ठीक हो जाएंगी. सुर्खियां बटोरने से बढ़त नहीं हासिल हो सकती है, सुर्खियां बटोरने से आप बॉर्डर सुरक्षित नहीं कर सकते. Next question is from Samya. Samya. Sir, my question is not on the suo motu. Can I still go ahead and ask?
No, let's just finish suo moto, then we'll come back to you. Let's see. और कोई सवाल पूछना चाहता है suo moto पे तो पूछ ले. Okay, let her go ahead. Go ahead. Ma'am, my question is pertaining to this Ram Mandir Trust issue that has been rigged up, where this Sultan Ansari, one person who has come forward as the main accused in the whole matter of Ram Mandir Trust issue, he has got connections with Samajwadi Party. His pictures are going viral with Akhilesh Yadav and Tej Narayan. And now the BJP says that he is not a BJP leader, he's not a BJP Neta, rather he is a Samajwadi Party Neta. And thus, what would the opposition say over here? Because why is the BJP being called out on this Ram Mandir Trust issue? I have two things to say and then I will answer your question. Rishikesh Upadhyay is the mayor of Ayodhya. He was the BJP candidate. He's the mayor of Ayodhya. And just for the benefit of our friends in media, I'm sure you've been shared with this before. I don't know if this is visible. This is Mr. Rishikesh Upadhyay. There are also some other pictures of him with Yogi Adityanath, as you can see. Some other pictures here, feeding mithai and all of that. Rishikesh Upadhyay is the mayor of Ayodhya. He was the witness in both the agreements that were made. The land that was bought for 2 crore rupees and the land that was then sold to the Ram Mandir Trust for 18.5 crore rupees. So he knew exactly the price escalation. And he is the BJP leader whose picture is not with local leaders, but with the Prime Minister and the Chief Minister of Uttar Pradesh. So before pointing fingers at others, the BJP should do some homework of their own. That's the first thing. The second thing, Mr. Anil Mishra, Dr. Anil Mishra is a homeopath doctor, belongs to Ambedkar Nagar, settled in Ayodhya, is a very senior RSS worker, is a very senior RSS official actually. In the Shakha, they are called Prant Karyava. He was that. He is now a member of the Ram Janmabhoomi Trust. He is also a witness in both agreements. And he also saw the price escalation. So instead of asking questions of how did price go up from 2 crore to 18.5 crore, and why should the money that every Indian putting their faith and trust in the government and faith in Lord Ram give for this temple trust be misused like this? Is this property dealing? The Ram Mandir Trust is supposed to build the Ram temple. That is the symbol of unity, of brotherhood, of peace, of faith. And instead, these petty men are involved in property dealing. Are property dealers now members of the Ram Janmabhoomi Trust? That's the question we would like to ask. Instead of pointing a finger at anybody, everybody in the BJP should keep their mouths shut. See those pictures of Mr. Upadhyay and Mr. Mishra with the Prime Minister, with the Chief Minister. And these were people who were witnesses. उनकी जानकारी में सब कुछ हुआ है. वो जानते थे कि 2 करोड़ की कैसे जमीन 18.5 करोड़ की बिक रही है. और ये सब देख बूझ कर भी वो अपनी आंख पर पट्टी डाले बैठे रहे. ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रही है. भाजपा के नेता है, मैंने आपको पिक्चर दिखाएंगे. इनकी मोदी जी के साथ भी तस्वीरें, इनकी योगी जी के साथ भी तस्वीरें. कल ये जबरदस्ती की दलील दे रहे थे कि एग्रीमेंट पुराना था. पुराना एग्रीमेंट तो 8 लोगों के साथ था. 2 ही लोगों की क्यों जमीन खरीदी गई? और आप मुझे बताइए, any of you who hold even a patch of land, if you had done an agreement in 2011 and the land is being sold in 2021, nobody, absolutely nobody sits on the same price. You will bargain for a higher price. They should stop lying through their teeth. They've been caught red-handed making money at the cost of Lord Ram, playing with the trust and faith of people. हम क्या आपको भगवान राम माफ नहीं करेंगे? Thank you. Any more questions? I don't think there are any other questions. ठीक है. We can wind up. Okay, thank you everybody. बहुत बहुत आपका धन्यवाद. गलवान वैली को जरूर कवर करिए. 1 साल हो गया है और अभी भी सरकार सिर्फ जबानी जमा खर्च कर रही है. आप सब लोग अपना ध्यान रखिए. This is our special 1-year anniversary of Galwan Valley. जी. Thank you. Thank you, Supriya. Thank you, everyone.